नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हम आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं एक नए वीडियो को लेकर के। दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल का नाम ही है डेप्थ एस्ट्रो, यानी एस्ट्रोलॉजी की गहराइयों को समझना, ज्योतिष की गहराइयों को समझना। ज्योतिष जो कि एक बड़ा उलझा हुआ विषय लगता है, इतना उलझा हुआ नहीं, बहुत सुलझा हुआ विषय है। समझने की बस फेर है और समझने की देर है। तो आज से इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सुलझा हुआ कैसे है। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी तरीके हैं ज्योतिष को जानने के। कहीं हस्तरेखा है, कहीं अंक गणित है, कहीं अन्य भी जो पॉमिस्ट्री वाले हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। टैरो कार्ड वाले भी हैं जो कि ज्योतिष की गणना करते रहते हैं। हमारे भारतवर्ष में एक प्रचलित ज्योतिष है वह जो कि फलित और गणित दोनों से संबंध रखती है। जैसा कि विदित है, ज्योतिष की फलित टिप्पणियां आपको बहुत सारे महर्षियों की मिल जाएंगी। महर्षि नारद जो हैं उनकी उत्तर कालामिक पूर्व कालामृग है, रावण की रावण संहिता है तो महर्षि भृगु की भृगु संहिता है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें ज्योतिष से संबंधित हैं जिसमें फलित बताया गया है। लेकिन प्रमाणित हम माने कैसे? जो विद्यालयों में पाठ्यक्रम जो सिलेबस चलता है वो सिलेबस हो किसका? तो उसमें महर्षि पराशर का जो है वह पराशर होराशास्त्र चुना गया। होराशास्त्र क्यों पराशर का चुना गया? क्योंकि उसमें गणित भी है, यानी मैथमेटिक्स भी है, और प्रेडिक्शन भी है, फल भी उसमें बताया गया है। तो सबसे पहले गणित जाने। अगर आप मैथमेटिक्स को जानते होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ग्रह आप पर असर कैसे करते हैं। सबसे पहला विषय यही है कि ग्रह हम पर असर कैसे करते हैं, जिसके उदाहरणार्थ मैं एक ग्रह को लेता हूँ, बल्कि उपग्रह है वो चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है। अब चंद्रमा मतलब है तो बहुत छोटा, 1/4 है पृथ्वी का, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो इस पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार और भाटा आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पे 30% जो है स्थल है, भूमि है, और 70% जल है। पानी ही पानी चारों तरफ भरा हुआ है। अब इन जल को आकर्षित करने का, यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा है चंद्रमा उसी को अपनी तरफ खींचता है, तो उसे आप ज्वार कहते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर भी जो है वह 70% जल पानी से बना हुआ है, 30% ही उसमें सिर्फ मांस है। तो वह 70% पानी होने की वजह से बुद्धि में भी 70% पानी है और 30% जो है वो मांस है, तो वो बुद्धि को खींचता है। इसीलिए चंद्रमा मन का स्वामी कहा जाता है। वो आपके मन को खींच रहा होता है अपनी तरफ। आपने भी कई बार देखा होगा, एक ही दिन में, बल्कि कुछ ही घंटों के फर्क में कभी आपका मन बड़ा उदास हो जाता है, कभी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भले आपका परिवेश एक ही जैसा हो, लेकिन मन बदल जाता है। कभी खुशी में आप उछलने लगते हैं तो कभी एकदम दुखी हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपने कुछ ऐसा देखा हो या कोई सूचना आपको ऐसी मिली हो, कोई समाचार क्या, कोई परिस्थिति आपके सामने ऐसी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर चंद्रमा चूंकि बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है, और इसीलिए मन का स्वामी चंद्रमा को कहा भी जाता है। चंद्रमा जितनी तेजी से चलता है, मन भी उतनी तेजी से आपका भ्रमण कर रहा होता है, भटक रहा होता है। तो चंद्रमा ये निर्धारित करता है कि आपकी मनोस्थिति कैसी हो। इसी तरीके से जितने भी ग्रह हैं उनका कुछ ना कुछ जो है अंश हम सबके शरीर में पड़ा हुआ है, उन्हीं से हमारा शरीर निर्मित है। एक आपको और उदाहरण देता हूँ। व्याकरण से विषय से संबंधित एक पुस्तक है, तर्क संग्रह। तर्क संग्रह में एक जगह आया है कि तत्र गंधवती पृथ्वी, यानी जितनों से भी गंध आती है, वो सुगंध भी हो या दुर्गंध भी हो सकती है। जितनों भी चीज़ों से सुगंध आ सकती है या दुर्गंध आ सकती है, यानी जितनी चीज़ें महकती हैं उन सब में पृथ्वी का कुछ न कुछ अंश है ही। वो पृथ्वी के ही तत्वों से बने हुए हैं। तो इसी तरीके से सारे ग्रहों के कुछ न कुछ तत्वों से हम बने हुए हैं, जिसकी वजह से वह तत्व यदि हमारे कुंडली में मजबूत है तो वो हमें अपनी तरफ खींचेगा, और वैसी ही भावनाएं हमारी होंगी,
उससे इतर हमारी भावनाएं नहीं हो सकती। इसीलिए चंद्रमा हमारे मन का स्वामी, और ये मन, यह बुद्धि पूरे शरीर का निर्धारण करती है, पूरे शरीर को चलाती है। अगर मन उदास है, आप कितने भी बलिष्ठ हों, आप हार मान के बैठ जाएंगे। यदि मन प्रसन्न है, आप कितने भी कमजोर हों, आप लड़ जाएंगे, आप मेहनत करेंगे, आपके अंदर उत्साह जगा रहेगा। तो ग्रह इस तरीके से अपनी तरफ आपको खींच रहे होते हैं, अपने अंशों को खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मनोदशा बदलती है। अब यही ग्रह जब आपकी दशा में आते हैं तो फिर वह दशा के माध्यम से भी आपको उस तरीके से परिवर्तित करते हैं। जैसे अब शनि एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं, 2.5 years वह एक राशि पर रहते हैं, और गुरु जो हैं वह लगभग 1.5 साल के करीब रहते हैं। अब शनि 2.5 राशियों के 12 चक्कर को लगाते लगाते, यानी 12 राशियों का जब वो चक्कर लगाते हैं तो उनको पूरे जो है 30 साल लग जाते हैं। गुरु को यही लगभग 12 से 18 साल के बीच में गुरु का भी पीरियड चलता है। तो इतने के बीच में वो कब आपके करीब आ रहे हैं, जब आपके करीब आएंगे तो आपके अंदर उन तत्वों का विकास होगा। अब कोई ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, किसका सामित्व उसे प्राप्त है, कैसा वो पोर्टफोलियो आपकी कुंडली में पाया हुआ है, उसी निमित्त वह काम करेगा। वो अच्छा पोर्टफोलियो में है तो अच्छा करेगा, बुरे में है तो बुरा करेगा। इसलिए ग्रह कोई भी बुरा या भला नहीं होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बहुत पहले यह बता दिया गया था कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, जो कि 365 का लगभग 365 दिनों में उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह सूर्य भी अपने ही धुरी पर घूम रहा होता है, उसके भी पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल उसके भी होते हैं। इसी तरीके से सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये सूर्य जो है वह इस गैलेक्सी का चक्कर, जिसे आप आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगभग 22 से 23 करोड़ सालों में एक चक्कर वह लगा लेता है, जिससे उसे उसका गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। अब जब ये अपना चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी मुलाकात किससे होती है? इन 27 नक्षत्रों से होती है। नक्षत्र मतलब साइन, जो जिन साइन से आप समझ सकते हैं कि किस नक्षत्र में ये ग्रह पहुंचा। अब इन्हीं को 30-30 अंश में आप बांट दीजिए और 12 भाग करिए। इसके 12 राशियां हो गई। अब 12 राशियों को अगर 30-30 अंश आप देंगे तो 360 डिग्री, 360 डिग्री हुआ, मतलब आपके चारों तरफ हो गया। अब यह 12 राशियां मिलकर के 360 बनाई, तो कहने का मतलब यह है कि यह 12 राशि यानी वह नक्षत्र जो हैं, जिनको और छोटे भाग में करके हम 27 या 28 कर देते हैं, उनका असर, नव ग्रहों का असर, सूर्य का अपना असर, इसके साथ साथ आपकी स्वयं की बुद्धि और आपके स्वयं के अनुभव का असर, ये सब मिलाकर के आप पर जब पड़ता है तो यह बनती है ज्योतिष। और इसी से फिर आपके भविष्य की गणना की जाती है कि भविष्य में आगे कैसा होगा। कोई चीज़ें अचानक नहीं हो जाती, अगर कुछ दुर्घटनाओं को छोड़ दें तो सारी चीज़ें अचानक नहीं हो जाती हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो अगर उसे ढंग से हम समझेंगे, यदि अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और अपने विवेक का आप सामंजस्य बनाएंगे, तो शायद उन ग्रहों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी पार कर जाएंगे और आपके विरोधी ग्रह से भी उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो धीरे धीरे इसी माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हर ग्रहों को और अपनी कुंडली को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रह उसमें संचारण करते हैं, किस तरीके से वो हम पर असर डालते हैं, और अगर अभी अवस्था ऐसी है तो आगे कैसा होगा। पुनः आगे आप सबसे फिर से आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप शेयर करेंगे तो इससे हमारी रीच बढ़ेगी। और कमेंट तो अवश्य ही करें, जिसके माध्यम से हमें भी ये पता चलता रहे कि किन विषयों पर आपके साथ हमें चर्चा करनी है, आगे क्या बोलना है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।